हेलो स्टूडेंट, बायोमोलिक्यूल्स के लास्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। फिर हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी समझा था। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के बाद हमें जो पढ़ना है टॉपिक वो होता है प्रोटीन्स। नाउ प्रोटीन्स का मीनिंग होता क्या है? तो प्रोटीन, ये जो नाम आया है, इट कम्स फ्रॉम द प्रोटीओज, जिसका मतलब होता है फर्स्ट। मतलब क्या मीन्स जितने भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उन सब में सबसे पहला रैंक किसका आता है? प्रोटीन का आता है। नाउ प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड। प्रोटीन्स क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं। एंड इन प्रोटीन्स का जब भी आप लोग हाइड्रोलिसिस करते हो, प्रोटीन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं जिनका अगर आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो इट प्रोड्यूसेस अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट कि प्रोटीन्स आर द बायोपॉलीमर्स। बरा ना, प्रोटीन्स क्या हो गए? बायोपॉलीमर्स हो गए। किसके? अल्फा अमीनो एसिड्स के। नाउ प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये काफ़ी कॉमन होता है। इसके अलावा कई सारे प्रोटीन में सल्फर भी मिल सकता है, जिंक भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कहीं कोबाल्ट, कहीं आयरन, कहीं मैग्नीज, ये ऐसे एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। किसके अंदर? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के अंदर मिल सकते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन्स क्या है? दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। इसे हम लोग कह सकते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। पॉलीमर्स which on hydrolysis yields large number of अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं कब? जब हम लोग प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब। नाउ प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। विदाउट प्रोटीन वी कैन नॉट इमेजिन कि लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी। प्रोटीन के सोर्सेज को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हमें एग से मिलते हैं, मिल्क से मिलता है, इवन पीनट से मिलते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे फूड हैं जिनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमन सीरियल्स भी हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं। तो इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। देन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है अल्फा अमीनो एसिड्स। मैक्सिमम स्टडी जो होती है प्रोटीन की वो अल्फा अमीनो एसिड्स के अराउंड होती है। नाउ अल्फा अमीनो एसिड्स की अगर बात करें तो हम लोगों ने एक चीज़ समझा है कि प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिलता है? अल्फा अमीनो एसिड्स। नाउ अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है? तो ऐसे अमीनो एसिड्स इन विच अल्फा हाइड्रोजन एटम is replaced by अमीनो ग्रुप। देखिए क्या है अमीनो एसिड्स? तो अमीनो एसिड्स मतलब ऐसे एसिड्स हैं इन विच अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड। मीन्स अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जरा सोचिए, अगर मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो आप लोग जरा सोचिए ये कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा हो गया अल्फा कार्बन। एंड इसके ऊपर का हाइड्रोजन अगर आप लोगों ने रिमूव करा दिया तो इन दैट केस हाइड्रोजन की जगह पे अमीनो ग्रुप लाके लगा दीजिए। ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बन के आया इसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। तो अल्फा अमीनो एसिड क्या है ये क्लियर हो गया।
तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग क्या लगा देंगे, अमीनो एसिड। नाउ अमीनो एसिड को ठीक से देखिए, तो अमीनो एसिड ऐसे कंपाउंड हो गए बाइफंक्शनल। हाँ, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और दूसरा क्या है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। एंड इन दोनों का नेचर भी अपोजिट है, ये है एसिडिक इन नेचर और ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। एंड देयरफॉर आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट बोर्ड के हिसाब से कि ज्विटर आयन क्या है। तो ज्विटर आयन क्या है, तो इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स जब एक्वस सॉल्यूशन में रहते हैं तो वो डाइपोलर आयन का रूप लेते हैं। एंड वो जो डाइपोलर आयन होता है उसी को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। कैसे, जरा सोचिए, हम लोग अल्फा अमीनो एसिड को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। एंड ये बाइफंक्शनल है, ऐसा मैंने कहा, मतलब एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सर हाइड्रोजन देने वाला, मतलब ये हाइड्रोजन लॉस करेगा, जी हाँ। एंड बेस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन लेने वाला, तो ये हाइड्रोजन देगा और ये लेगा। तो जब ये हाइड्रोजन लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि चौथा बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन का। यहाँ पर है CH, यहाँ पर रहेगा R, यहाँ पर रहेगा COO नेगेटिव रहेगा। तो ये जो आयन बन के आया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। नाउ अल्फा अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, दीज आर क्रिस्टलाइन, दीज आर क्रिस्टलाइन एंड सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर। एंड मजे की बात यह है कि दीज आर हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, दीज आर हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, मतलब क्या कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अल्फा अमीनो एसिड क्या है ये क्लियर हुआ, एंड ज्विटर आयन क्या है ये क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। नाउ अमीनो एसिड को हम लोग दो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, मीन्स वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर हम लोग अमीनो एसिड्स को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहली जो कैटेगरी होती है इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ना न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। अमीनो एसिड्स इन विच नंबर ऑफ NH2 groups are exactly equal to number of COOH group। देखिए, जब दोनों के नंबर सेम होंगे, क्योंकि ये मोनोबेसिक बिहेव कर सकता है, ये मोनोबेसिक बिहेव कर सकता है, तो उस टाइम पे ये मोनोएसिडिक ही बिहेव करेगा। तो ऐसे अमीनो एसिड जिसमें नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड नंबर ऑफ COOH ग्रुप ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ऐसे अमीनो एसिड्स को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। जिसके एग्जाम्पल अगर हम लोग दे तो एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारे दे सकते हैं, ग्लाइसिन दे सकते हैं, ग्लाइसिन के अलावा एलानिन दे सकते हैं, एलानिन के अलावा लूसिन आप लोग दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पूरे के पूरे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे इन्हें याद रख सकते हैं, राइट। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या है, ऐसे अमीनो एसिड्स जिसमें नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ COOH ग्रुप। तो इसमें दूसरी कंडीशन आप लोग क्या दे सकते हैं, तो सर एसिडिक अमीनो एसिड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नाउ एसिडिक अमीनो एसिड्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो अमीनो एसिड्स इन विच नंबर ऑफ COOH groups are greater as compared to number of NH2 groups। देखिए,
क्या है? एसिडिक अमीनो एसिड्स, मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जिसमें नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप। नाउ इस कैटेगरी में 3 ही एसिड है और इन्हें आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। G स्टैंड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, राइट? ग्लूटामिक एसिड, कभी अगर ग्लूटामेट नाम मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्लूटामिक एसिड नाम में एसिड है। इसके अलावा A स्टैंड्स फॉर अस्पार्टिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, एंड इसके अलावा एक और A है जिसका मीनिंग होता है अस्पार्जिन। इसका मीनिंग क्या होता है? अस्पार्जिन, जिसे एस्पैराजिन भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये 3 ही अमीनो एसिड कैसे है? एसिडिक है। देन इसमें तीसरी जो कैटेगरी हम लोग देंगे वो तीसरी कैटेगरी देंगे दैट इज बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स। नाउ बेसिक अमीनो एसिड्स का मतलब क्या हो जाएगा? इट्स वेरी क्लियर। तो अमीनो एसिड्स इन विच नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स, number of NH2 groups are greater than the number of COOH group। देखिए अगर कभी NH2 ग्रुप ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ COOH ग्रुप, तो ऐसे केस में जो अमीनो एसिड्स बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? दैट इज बेसिक बन जाएंगे। एंड इनमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी 3 ही एग्जाम्पल है जिसे आप लोग याद रख सकते हैं। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। H का मतलब होता है हिस्टिडिन, H का मतलब होता है हिस्टिडिन। A का मतलब अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है आर्जिनिन, दिस इज आर्जिनिन। एंड L का मतलब अगर देखें तो इट इज लुसिन, सॉरी लुसिन नहीं, इट इज लाइसिन, इट इज लाइसिन। L का मतलब अगर देखें तो ये होता है लाइसिन। तो ये देखिए ये 3 है और ये 3 है, बाकी इनको छोड़कर 14 और है, मतलब टोटल कितने अमीनो एसिड्स है? 20, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स है जिन्हें हम लोग और एक कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। लेकिन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल तो पूरे के पूरे नाम आपके सामने आने वाले हैं, डेफिनेटली आएंगे। लेकिन जरा सोचिए एसिडिक एंड बेसिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशल क्वेश्चन बनता है एंट्रेंस के एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड। तो आपको सिर्फ 2 लिस्ट याद रखनी है, एसिडिक की लिस्ट याद रखिए एंड बेसिक की लिस्ट याद रखिए। इनको छोड़कर बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स के नाम मिलेंगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? दैट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। देन अमीनो एसिड्स के दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं जिसका हेडिंग मैंने दिया है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। सर ये क्या है? इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है? तो अमीनो एसिड्स which cannot be synthesized by our body, हम लोग, हमारी जो बॉडी है वो इन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकते एंड देयरफॉर इसेंशियल अमीनो एसिड्स को हमें लेना पड़ेगा फ्रॉम द वेल बैलेंस्ड डाइट। तो दूसरी जो कंडीशन है वो क्या रखी है हम लोगों ने? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोग समझ सकते हैं। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब अमीनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, राइट। तो ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब हमें बाहर के डाइट से इन्हें लेने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, डेफिनेशन क्लियर है। जो इसेंशियल है वो हमें बाहर से लेना है, जो नॉन इसेंशियल है वो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इन्हें लर्न करने का कौन सा ट्रिक होता है। मैंने कहा था कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं जिसमें से बराबर 10 इसेंशियल में जाते हैं और बराबर 10 नॉन इसेंशियल में जाते हैं। चेक करते हैं।
अगर हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड्स को लर्न करने का ट्रिक बनाते हैं तो ये है टिम हॉल पीवीटी। मतलब क्या? टिम हॉल प्राइवेट लिमिटेड, टिम हॉल नाम की एक कंपनी है जो कि प्राइवेट है, राइट। तो इसमें आप लोगों को टोटल 10 अमीनो एसिड कैसे मिल सकते हैं हम लोग पढ़ेंगे। टिम इसमें 3 है, देन उसके बाद HALL इसमें 4 है, एंड देन PVT इसमें कितने हैं? 3। तो सबसे पहला टी और आखिरी टी। अगर हम लोग पहले टी की बात करते हैं तो पहला टी थ्रियोनिन अगर लेते हैं, थ्रियोनिन, तो जो आखिरी वाला टी होता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रिप्टोफैन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिप्टोफैन। ये सारे के सारे अमीनो एसिड के नाम हैं और ये अब आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर अगर हम लोग आई को देखें तो आई होता है आइसोल्यूसिन होता है। एम की अगर बात करें तो एम होता है मिथियोनिन, मिथियोनिन होता है। एच की बात करते हैं तो एच हिस्टिडीन होता है, राइट, हिस्टिडीन होता है। ए की बात करें तो इट इज़ आर्जेनिन, दैट इज आर्जेनिन। यहाँ पर 2 एल और है तो एल का मतलब है लुसिन, एक एल का मतलब होता है लुसिन और एक एल का मतलब होता है लाइसिन, राइट। एंड पी का मतलब होता है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन होता है। एंड वी का मतलब होता है वैलिन। तो ये सारे के सारे कैसे अमीनो एसिड्स हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, याद रखना है, कंपलसरी है, क्योंकि इन्हें याद रखे बगैर आप लोग एकदम इजी जो क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व नहीं कर सकते। देन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को कैसे याद रखें सर? तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखने के लिए हम लोग एक छोटा सा इक्वेशन बनाते हैं, दैट इज कटप्पास 3G। कटप्पास आपको पता है, कटप्पा, बाहुबली वगैरह वगैरह। तो इसमें कटप्पास 3G, सर इसमें टोटल 10 कैसे है देखते हैं। देखिए कटप्पास CATAPAS, देन उसके बाद लिखा है, ये 7 हो गए क्या? 3 और 4 7, 3G, 3G यहाँ पर है, राइट। अब अगर हम लोग इन सब का नॉमेनक्लेचर देखें तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? तो C मतलब होता है सिस्टीन, C मतलब होता है सिस्टीन। यहाँ पर जो L प्रेजेंट है, A है, इसका मतलब होता है एलानिन। T जो प्रेजेंट है, T यहाँ पर आएगा टायरोजिन, राइट, टायरोजिन इसका मतलब होता है यहाँ पर A मतलब एस्पार्जिन, राइट, जिसे एस्पाराजिन कहते हैं। देन उसके बाद P, यहाँ पर एक P आ चुका था, दूसरा जो P होता है वो होता है प्रोलिन का। देन उसके बाद फिर से A आ गया, तो यहाँ पर जो A है दैट इज अस्पार्टिक एसिड है, अस्पार्टिक एसिड। देन उसके बाद S मतलब सीरिन। अब 3 G बचे हैं जिसमें से एक होता है ग्लूटामिक एसिड होता है, राइट। एक जो होता है वो होता है ग्लाइसिन, एक ग्लाइसिन होता है, एंड एक जो होता है ये होता है ग्लूटामिन। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 20 अमीनो एसिड की लिस्ट है। मैंने कहा था 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो 20 अमीनो एसिड्स में से आपको एसिड बेसिक न्यूट्रल ऐसे क्लासीफाई करना है तो सिर्फ 6 को याद करना था, 3 एसिडिक 3 बेसिक, ठीक है। एंड अगर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल को याद करना है तो आप किसी भी एक साइट को लर्न करिए, किसी भी एक साइट को, दूसरे साइट जो भी बचे रहेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अमीनो एसिड्स का ये क्लासिफिकेशन होता है। फिर अब समझते हैं मीनिंग ऑफ पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, जिसके अंदर आप लोगों को पूछा जाता है कि बताइए पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, राइट, पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। एंड पेप्टाइड लिंकेज ये होता है CONH, ये एक अमाइड टाइप का लिंकेज है, बराबर है, इसमें अमाइड ग्रुप आप लोगों को दिखता है। तो बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज क्या है? तो पेप्टाइड लिंकेज मतलब एक ऐसा लिंकेज है विच इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। मतलब क्या, कैसा ग्रुप मिलने वाला है? 2 अल्फा अमीनो एसिड आपके पास है, हाँ,
एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप एंड दूसरे अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप, इन्हें कंडेंस करने से जो लिंकेज बनती है वो लिंकेज हो जाती है पेप्टाइड लिंकेज। कैसे होती है जरा देखते हैं। अगर हम अल्फा अमीनो एसिड की बात करें तो अल्फा अमीनो एसिड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी हाँ, ये हो गया एक अल्फा अमीनो एसिड। एंड दूसरे अल्फा अमीनो एसिड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, जरा आप लोग सोचिए, है ये दूसरा अल्फा अमीनो एसिड है। नाउ इनके बीच में अगर कंडेंसेशन होता है, इनके बीच में अगर कंडेंसेशन होता है तो जरा सोचिए, इस वाटर को हम लोग रिलीज करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो सॉल्ट एंड वाटर जो मिलेगा वो कैसा दिख रहा है, तो NH2CHR, यहाँ पर क्या आ गया CO, यहाँ पर क्या बचा NH, देन इसके बाद देखिए CH एंड यहाँ पर है R, यहाँ पर क्या है COOH। ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर में ये लिंकेज जो है, इस लिंकेज को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पेप्टाइड लिंकेज। एंड ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया, इससे हम लोग अब कहेंगे डाइपेप्टाइड। क्यों इसे हम लोग डाइपेप्टाइड कहेंगे? क्योंकि इसमें कितने अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, दो। अगर इसमें एक और अमीनो एसिड मॉलिक्यूल जुड़ता है तो ऐसे केस में आप लोगों को मिलेगा ट्राइपेप्टाइड। एंड जब ढेर सारे अमीनो एसिड आपके साथ में जुड़ जाएंगे इसी मैनर से, तो उस लिंकेज को हम लोग कौन सी लिंकेज कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। मीन्स बेसिकली अगर देखा जाए तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें ढेर सारे अमीनो एसिड्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देन इसके बाद हम लोग समझते हैं अबाउट द एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ प्रोटीन, जिसे आप लोग कह सकते हो एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड ऑल्सो, बिकॉज प्रोटीन की पूरी जो प्रॉपर्टी है ये किसके कारण है, अमीनो एसिड्स। और ये हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ के रखा है। मैंने आप लोगों को ये पढ़ा के दिया है कि जो अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें अमीनो एसिड डाइपोलर आयन के रूप में अपीयर होता है ना। कैसे, ये देखिए अल्फा अमीनो एसिड आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी नो दैट कि जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो ये हाइड्रोजन लॉस करेगा और ये गेन करेगा। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ डाइपोलर आयन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। ये कैसा आयन है, तो डाइपोलर है, क्योंकि एक H मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों पोल प्रेजेंट हैं। नाउ ये जो डाइपोलर आयन है, इसकी वजह से आप लोगों को प्रोटीन का एम्फोटेरिक नेचर मिलता है। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, तो सर ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी स्पीसीज एसिड एंड अल्कली दोनों के साथ रिएक्शन दे सकता है। हाँ, ये जो आयन है दैट इज ज्विटर आयन, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोलर आयन कहते हैं। दिस इज ज्विटर आयन। ये जो ज्विटर आयन है, इसे अगर आप लोगों ने एसिडिक मीडियम में रखा, तो इसे अगर आप लोगों ने एसिडिक मीडियम में रखा तो इन दैट केस ये जो COO, देखिए ये बेसिक पार्ट है और ये एसिडिक पार्ट है। एसिडिक मीडियम जब आएगा तो एसिड हाइड्रोजन देगा, कौन लेगा, बेस। तो ऐसे केस में आप लोगों के सामने जो आयन बन के आएगा वो ऐसा बन के आएगा जिसे हम लोग कह सकते हैं कैटायन, कह सकते हैं दिस इज कैटायन 1, पहला आयन बना। तो ये देखिए एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देता है, इसका मतलब ये अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन है, ठीक है। एंड अल्कलाइन मीडियम में अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो सर अल्कली का काम क्या होता है, तो अल्कली का काम होता है हाइड्रोजन को लेना। यहाँ पर एसिडिक ग्रुप कौन सा है, ये है। तो जब अल्कलाइन मीडियम रहेगा तो ये हाइड्रोजन को लॉस कर देगा एंड आप लोगों के सामने जो स्पीसीज बन के आएगा वो ऐसा आएगा जिसे हम लोग कह सकते हैं एनायन 2, राइट, या फिर सेकेंड वाला आयन। तो देखिए यहाँ से साबित होता है कि जो अमीनो एसिड्स है ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, मीन्स एसिडिक मीडियम एंड द बेसिक मीडियम। एंड इनके ऊपर आयंस चार्ज है, तो इनके ऊपर अगर चार्ज है तो सर दीज आयंस विल माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट जरूर होंगे एंड
डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज ये पर्टिकुलरली अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये नोट याद रखना है, द pH at which there occurs no migration of amino acid towards any electrode is called as आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एंड मैक्सिमम जो अमीनो एसिड्स हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है pH 7। देखिए क्या लिखा है मैंने, द pH at which there occur no migration of amino acid towards any electrode is called as isoelectric point। देन इसके बाद पढ़ते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। नाउ प्रोटीन्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप हम लोग प्रोटीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 2 टाइप, जिसमें पहला होता है फाइब्रस प्रोटीन। पहले प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये नाम ही बताता है कि ये कैसे होगा, तो फाइबर लाइक होगा। मतलब क्या, फिलामेंट लाइक होगा। फिलामेंट मतलब क्या होता है, थ्रेड। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड इसमें जो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स है ये साइड बाय साइड होते हैं। मीन सपोज एक अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो गया, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। एंड ये जो प्रोटीन है इसे हम लोग कौन सा प्रोटीन कहेंगे, फाइब्रस प्रोटीन। ना ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे ये एक चेन है और यहाँ पर अगर दूसरी चेन आपको लगानी है तो ये जो दूसरी चेन आपस में जुड़ती है, ये जुड़ती है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। नाउ फाइब्रस प्रोटीन्स की अगर बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन्स आर वाटर इनसोल्यूबल। दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल अगर देखें तो कीराटिन, दैट कीराटिन इज फाउंड इन द हेयर्स, राइट, हेयर्स। इसके अलावा नेल्स, इसके अलावा फीदर्स, इसके अलावा स्किन, इनके अंदर प्रेजेंट होता है कीराटिन, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो दूसरा प्रोटीन दिया जाता है फाइब्रोइन, दैट इज ऑब्टेन्ड इन द सिल्क। इसके अलावा मायोजिन, मायोजिन नाम का प्रोटीन होता है एंड इट इज ऑब्टेन्ड इन द मसल्स, राइट। ये जो प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन्स कैसे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस प्रोटीन्स। इसे हम लोग कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं। इसमें दूसरा जो टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। नाउ ग्लोबुलर, यहाँ पर देखिए ग्लोब, ये नाम छुपा हुआ है। ग्लोब का मतलब क्या, अर्थ। एंड अर्थ कैसा है, स्फेरिकल। मतलब ये कि यू कैन ऑब्जर्व कि इनका जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। एंड दीज आर सोलूबल इन वाटर, ये वाटर में सोलूबल होते हैं और कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो बहुत सारे हार्मोन, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पैंक्रिया। एंड इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो नाम सबने सुना ही होगा। इसके अलावा अल्बुमिन। तो ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि आप लोगों को किस रूप में मिलते हैं, स्फेरिकल शेप में मिलते हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट द प्रोटीन क्लासिफिकेशन। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तरफ। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ये 4 लेवल में पढ़ा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। एंड मजे की बात यह है कि जैसे जैसे एक एक लेवल आगे बढ़ते वैसे वैसे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनते हुए दिखेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है।
सारे के सारे जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल हैं, इन सारे के सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल का बेसिक बैकबोन कौन सा होता है? तो पेप्टाइड बॉन्डिंग, बराबर है। मीन्स ढेर सारे जो अमीनो एसिड्स है ये आपस में जुड़े होते हैं बाय मीन्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स। एंड एक पेप्टाइड चेन और दूसरी पेप्टाइड चेन, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह सकती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है? तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पता चल जाता है, एज वेल एज पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में पता चल जाता है। देखिए, अगर हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो क्या हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं या नहीं करा सकते? ठीक से सोचिए ज़रा। अगर आप लोगों के पास पॉलीपेप्टाइड चेन है तो आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं। एंड सपोज दीज आर ग्रुप, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है हाइड्रोजन से लेके रिंग तक। तो ये जो ग्रुप है यहाँ पर अगर ये फिक्स है तो एक प्रोटीन है। जब भी आप लोगों ने किसी प्रोटीन में आर की वैल्यू को चेंज कर दिया, यहाँ पर इस पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर आर की वैल्यू को चेंज कर दिया तो हम लोगों को नया प्रोटीन मिल जाता है। सो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर देखें तो बहुत सिंपल है, जिससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ओनली अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पर कैसे कैसे ग्रुप लगे हैं, ये सारे साइड बाय साइड लगे हैं। एंड बेसिक बैकबोन क्या है प्रोटीन का? तो इट इज पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब चलते हैं टूवर्ड्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर में देखा जाए तो सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट माना जाता है। हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये समझा कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल एकदम सीधा है, एकदम सिंपल है ना। जब हम लोग उस चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को लूप कराते हैं या कॉइल कराते हैं, तो ऐसे केस में आप लोगों को अलग अलग दो स्ट्रक्चर मिल सकते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये हम लोग दो लेवल में पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो लेवल होता है इसे हम लोग कहते हैं अल्फा हेलिक्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग? अल्फा हेलिक्स। नाउ अल्फा हेलिक्स में क्या होता है? तो अल्फा हेलिक्स में जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है इट इज कंसिडर्ड एज अ राइट हैंडेड हेलिक्स। देखिए, ये राइट हैंडेड हेलिक्स है एंड इट इज ऑब्जर्व दैट कि अल्फा हेलिक्स में आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है बिटवीन द CO ग्रुप एंड NH ग्रुप। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है ये होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण मॉलिक्यूल को अल्फा हेलिक्स का शेप आता है। क्या आता है? अल्फा हेलिक्स का शेप आता है। कैसे आ सकता है जरा हम लोग समझते हैं। मैंने कहा कि अल्फा हेलिक्स, तो अल्फा हेलिक्स वो भी राइट हैंडेड, हम लोग ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो जब चेन जाएगी, अमीनो एसिड की चेन जाएगी, तो अमीनो एसिड की चेन में आपको पता है कि कैसे जा सकता है। तो NH के बाद CO आता है, बराबर है। यहाँ पर रहेगा CH, जिसके ऊपर रहेगा R, ये पॉलीमराइज होता रहेगा। देन यहाँ पर क्या रहेगा? प्रेजेंट CH, जिसके ऊपर क्या रहेगा? R। देन फिर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? NH प्रेजेंट होगा। NH के बाद क्या प्रेजेंट होगा? CO प्रेजेंट रह सकता है। देन CO के बाद CH प्रेजेंट रहेगा, जिसके ऊपर रहेगा R। देन फिर से NH, देन उसके बाद CO। इस तरीके से ये पॉलीमराइज होता रहेगा। आप लोगों को ये पता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखिए, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, बराबर है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये। एंड इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये कैसा बन जाता है? हेलिकल बन जाता है ना। यहाँ पर अगर दूसरी चेन लगानी है, मीन्स यहाँ पर दूसरी चेन अगर रहेगी तो इन दो चेन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ। एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनके बीच में क्या रहेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। इसमें हम लोग जो दूसरा लेवल पढ़ते हैं उसे कहा जाता है बीटा प्लीटेड शीट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बीटा प्लीटेड शीट। नाउ ये क्या होता है? ये जो मॉलिक्यूल है इसे अगर आप लोगों ने स्ट्रेच कर दिया, इसे जब आप लोग स्ट्रेच कर देते हो
तो ऐसे केस में क्या होता है, जो ग्रुप्स लगे हैं ये ग्रुप्स का क्राउडिंग हो जाता है, ये श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, पास पास आ जाता है, क्राउडिंग होता है। तो उसके कारण क्या होता है, एक फ्लैट शीट मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। एंड बीटा प्लेटेड शीट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्क सिर्फ इतना कि इसमें पैकिंग का तरीका थोड़ा सा अलग मिल जाता है। पैकिंग का तरीका क्या मिल जाता है, थोड़ा सा अलग मिल जाता है। कैसे मिलेगा देखते हैं। अगर हम लोग इस शीट को देखें तो ये जो शीट है, इस शीट को ही हम लोग बीटा प्लेटेड शीट मानते हैं। एंड यहाँ पर ये जो टर्मिनल्स के बीच का डिस्टेंस होता है, इट इज़ ऑब्वियसली लेस दैन 7.2 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब देखिए मॉलिक्यूल क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए, बराबर है, क्राउडिंग आ गई, पास पास हो जाते हैं, स्ट्रेचिंग करने से ये पास पास आ जाते हैं। दैट विल रिजल्ट इनटू द बीटा प्लेटेड शीट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। इसमें तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। नाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो टर्शियरी स्ट्रक्चर हमें तब मिलता है जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें क्या होता है, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब ये वाले जो चेन्स है, इसे अगर आप लोगों ने कॉइलिंग करा दिया, इन्हें अगर आप लोगों ने लूप में कन्वर्ट करा दिया, तो इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट। एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर की खासियत है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, दीज आर joined together by means of डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज से ज्वाइन हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा भी ज्वाइन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके अंदर आपको मिल सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड इसके अलावा इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द वंडर वॉल फोर्स, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स जस्ट इमेजिन कि अगर हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है ये काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड होगा। इसी के अंदर प्राइमरी मतलब लॉन्गर चेन जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। देन जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी चेन है तो हो सकता है कि कहीं ऐसी हेलिक्स दिखेगा, बराबर है, कहीं आप लोगों को मिलेगी बीटा प्लेटेड शीट। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग इसे ड्रॉ नहीं कर सकते। एंड चौथा वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे तो हम लोग बना ही नहीं पाएंगे, ऑन पेपर इसे हम लोग बना ही नहीं सकते, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चौथा वाला स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग कहें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में ये कहा जाता है कि इट विल रेफर टू द वे इन विच दीज अमीनो एसिड चेन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मीन्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोटीन्स की चेन्स हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड होती है। तो जैसे जैसे हम लोग हायर लेवल पे जाते हैं वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट हाँ, जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है हम लोगों को इसमें एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता चलता है, जिसके कारण हमें अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। अब इसके बाद मैंने हेडिंग दी रखी है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नाउ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस दैट changes physical and chemical properties of proteins without change in chemical composition, विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या है, तो इट इज द प्रोसेस दैट चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। नाउ इट कैन बी कैरिड आउट बाय हीटिंग अ प्रोटीन सैंपल विथ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ अगर हीट करें तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो सकता है, और बाय ट्रीटमेंट और बाय हीटिंग विथ इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड के साथ भी डीनेचुरेशन होता है, या फिर बाय ट्रीटमेंट विथ सॉल्ट, ट्रीटमेंट विथ सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स।
हेवी मेटल्स के साथ अगर आप लोग ट्रीट करते हैं तब भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। सर अब डीनेचुरेशन है क्या, तो एकदम सिंपल एग्जांपल देखिए, दैट इज कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट। ये आप सब लोग जानते होंगे कि अगर आप लोगों ने एग को हीट किया तो उसके अंदर जो वाइट पार्ट है उसका कोएगुलेशन होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। मीन्स डीनेचुरेशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। दूसरा तो कर्ड फॉर्मेशन, राइट, मिल्क को अगर आप लोगों ने कर्ड में कन्वर्ट करा दिया तो क्या आप लोग उसे वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। तो डीनेचुरेशन क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब मैंने कुछ हेडिंग देके रखी है, कुछ नोट करके रखा है, दैट इज टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सैंपल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। पहली टेस्ट है बाययूरेट टेस्ट, एंड बाययूरेट टेस्ट इज गिवन बाय ऑल द प्रोटीन्स। जब प्रोटीन सैंपल को आप लोग कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट करते हो तो आपको वॉयलेट कलरेशन मिलता है, एंड ये जो वॉयलेट कलरेशन मिलता है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमाइड लिंकेज। तो अमाइड लिंकेज तो सारे के सारे प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट है ही है। दूसरी जो टेस्ट है दैट इज कॉल्ड एज झांतोप्रोटिक टेस्ट। नाउ झांतोप्रोटिक टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोटीन सैंपल है उसे हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। ऐसा करने से आप लोगों को येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाकर ट्रीट करें तो आपको फाइनली मिलता है ऑरेंज कलर। एंड ये क्यों मिलता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजेनॉइड न्यूक्लियस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजेनॉइड न्यूक्लियस इसका मतलब क्या, मतलब सर जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें एरोमेटिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे प्रोटीन ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। देन इसके बाद मिलन टेस्ट। मिलन टेस्ट में हम लोग मिलन्स रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्या है, तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरस नाइट्रेट एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट इन नाइट्रिक एसिड। जब मिलन टेस्ट के साथ प्रोटीन सैंपल को ट्रीट करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसको आगे हीट करने से वो ब्रिक रेड कलर देता है। एंड ये टेस्ट आप लोगों को मिलता है ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। तो यहाँ पर एक कॉमन एग्जाम्पल याद रखेंगे, टायरोजिन। टायरोजिन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मिलन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन निनहाइड्रीन टेस्ट इज गिवन बाय ऑल द प्रोटीन सैंपल। हाँ, निनहाइड्रीन में हम लोग क्या करते हैं, निनहाइड्रीन टेस्ट में प्रोटीन को सिंपली निनहाइड्रीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, आप लोगों को वायलेट कलर मिल जाता है। देन उसके बाद मैंने लिखा है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है जो सिर्फ दो ही प्रोटीन्स को चेक करने, दो ही अमीनो एसिड को डिटेक्ट करने के काम आता है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ये दो नाम याद रखेंगे, एंट्रेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस अमीनो एसिड के अंदर सल्फर एटम है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिर्फ दो है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। तो प्रोटीन्स को जब नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ट्रीट करते तो वायलेट कलर मिलता है। एंड एट द लास्ट मॉलिस टेस्ट, ये आपको मिलता है ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू। जब आप लोग प्रोटीन सैंपल को अल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करते हैं तो आपको वायलेट कलरेशन मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स।